स्टूडेंट्स, आज हम जैम के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके जो फॉर्मूले हैं उन्हें थोड़ा रिकॉल करेंगे और इसके बाद इनके बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। शुरुआत ही ईएम वेव की मैक्सवेल इक्वेशन से शुरू होता है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशनें दी। तो फर्स्ट इक्वेशन है डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ रो फ्री चार्ज डेंसिटी है। सेकंड इक्वेशन है डेल डॉट पी इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। एंड फोर्थ वन है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। सो पहली इक्वेशन गॉस लॉ शो करती है। सेकंड इक्वेशन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इन मैग्नेटिक फील्ड ये शो करता है। थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ शो करती है और फोर्थ इक्वेशन एम्पियर लॉ शो करता है। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी जानते हैं। सो अगर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी और करंट डेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो मैक्सवेल इक्वेशन कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएंगी। और अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में यही मैक्सवेल इक्वेशंस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी से रिप्लेस हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वो एच से रिप्लेस हो जाता है। सो इन पे बेस भी काफ़ी टाइम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। इसके बेस भी काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बाउंड्री कंडीशंस। इस पे बेस काफ़ी टाइम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें बाउंड्री कंडीशंस के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि जब ईएम वेव एक मीडियम जिसकी परमिटिविटी E1 और परमिएबिलिटी μ1 है, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और दूसरे मीडियम की सपोज परमिटिविटी E2 और परमिएबिलिटी μ2 है। जब इस बाउंड्री पे ईएम वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा मीडियम 1 पे और मीडियम 2 पे, तो ये कुछ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, सपोज ईएम वेव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट इस बाउंड्री कंडीशन इस बाउंड्री के पैरेलल होगा, दूसरा पार्ट इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगा। ऐसी केस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम होगा। वैसे अगर हम ट्रांसमिटेड वेव की बात करें जो इस मीडियम से पास होगी, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो इस बाउंड्री पे ये पैरेलल और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ये कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस दोनों के लिए अलग हैं। पैरेलल कंपोनेंट के लिए अलग बाउंड्री कंडीशंस हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए अलग बाउंड्री कंडीशंस हैं।
तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन है कि जो मीडियम वन में E1 पैरेलल होगा माइनस E2 पैरेलल, इनका डिफरेंस 0 होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए F1 इंटू E1 परपेंडिकुलर माइनस F2 इंटू E2 परपेंडिकुलर इक्वल टू फ्री चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का डिफरेंस 0 होता है और पैरेलल कंपोनेंट के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि E1 पैरेलल और E2 पैरेलल दोनों इक्वल हैं। तो हम कहते हैं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो बाउंड्री पे कंटिन्यूस होता है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो B1 परपेंडिकुलर इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। सो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाउंड्रीज पे कंटिन्यूस होता है। तो इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद कि EM वेव में आपको पता ही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ F0 ई स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है और मैग्नेटिक फील्ड में हाफ B²/μ0 एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद हम अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इक्वेशन हैं, वेव इक्वेशन, उनकी बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन है del2E इक्वल टू μ0 F0 del2E/del t²। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए del2B इक्वल टू μ0 F0 del2B/del t²। और अगर यहाँ से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट करें तो ये आती है 1/μ0 इंटू F0 और इसका रूट। ऐसे अगर किसी फ्री स्पेस की रिप्लेस हम किसी मीडियम से करते हैं तो मीडियम में EM वेव की स्पीड हो जाती है 1/√μ और एप्सिलॉन, जहाँ म्यू और एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है। इसके बाद किसी भी EM वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एसोसिएटेड, उनके बीच में ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन है कैपिटल B, जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू K/ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर Z क्रॉस E, जहाँ की EM वेव का वेव वेक्टर है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और Z यूनिट वेक्टर Z, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Z डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। और अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 इक्वल टू हो जाएगा K/ओमेगा E0, या K/ओमेगा जो वैल्यू है वो 1/c की वैल्यू है। सो B0 इक्वल टू आप E0/c भी लिख सकते हो। और अगर EM वेव की प्लेन वेव सॉल्यूशन की बात करें, जो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसे जनरलाइज टर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाता है E0 एक्सपोनेंशियल आयोटा K.R माइनस ओमेगा T एंड यूनिट वेक्टर N। एंड सिमिलरली ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जहाँ की EM वेव का वेव वेक्टर है और ये R डायरेक्शन में सपोज फ्लो हो रही है। E0 इसका मैग्नीट्यूड है और सिमिलरली यहाँ भी B0 इसका मैग्नीट्यूड है। सो इसके बेस पे भी काफ़ी टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
जहाँ पे आपको कोई इक्वेशन दी रहती है और उसके बेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है या वेव वेक्टर कैलकुलेट करना है या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। इसके बाद यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव परमिटिविटी में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है √ER, जहाँ ये रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसके बाद काफ़ी टाइम पॉइंटिंग वेक्टर पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय EM वेव पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम शो करता है, और इसकी वैल्यू होती है वेक्टर S इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस V, जहाँ E उस वेव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और P उस वेव का मैग्नेटिक फील्ड है। और इन्हीं इक्वेशन को अगर सिंपल वे में रखें कि जहाँ पे EM वेव जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अराउंड है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अराउंड है, तो यही इक्वेशन है। कुछ सिंपलीफाई फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E0 एक्सपोनेंशियल आयोटा KZ माइनस ओमेगा टी, और ये इसकी डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस। और सिमिलरली यही इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप लिख सकते हो। और लास्ट में EM वेव इन कंडक्टर। सो जब EM वेव कंडक्टर्स में फ्लो होती है तो जो वेव वेक्टर उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो वेव वेक्टर को आप K प्लस आयटा कापा इस टाइप से लिख सकते हो, और यहाँ से जो स्किन डेप्थ है इसकी वैल्यू जाएगी 1/कापा, और जो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आता है स्किन डेप्थ के लिए ये है √2/ओमेगा म्यू सिग्मा।